हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में, जिसका सबसे पहला कारण था सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमी। यानी कि जो अंदरूनी कमजोरियां सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में उभरी। देखिए, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत लंबे समय तक अवरुद्ध रही, यानी कि बंद रही। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उनमें धीरे धीरे कमी आने लगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक पार्टी के रुतबे की वजह से, प्रभुत्व की वजह से भी हमने देखा कि जो आम जनमानस था उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको प्रतिनिधित्व उस तरीके का नहीं मिल पा रहा था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से। जिस वजह से हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा कारण जो है विघटन का साबित हुई, सोवियत संघ के विघटन का। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की जो अंदरूनी कमजोरी थी। देखिए, अगर हम देखें सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो है बर्लिन की दीवार। अगर आप देखें कि शीत युद्ध के दौर में जो एक सरगर्म दौर था वो था बर्लिन की दीवार। उसका एक प्रतीक माना जाता है उसको, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद को अलग कर दिया था। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था को, दोनों के अंतर को स्पष्ट करने का एक सबसे बड़ा प्रतीक अगर हम देखें तो वो बर्लिन की दीवार थी। यानी कि जो ये बर्लिन की दीवार थी, ये बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। ये तब जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। किसमें? एक तो पूर्वी जर्मनी और दूसरा था पश्चिमी जर्मनी। एक तरफ पश्चिमी जर्मनी था और दूसरी तरफ था पूर्वी जर्मनी। एक तरफ पश्चिमी जर्मनी और दूसरी तरफ कौन सा जर्मनी था? पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जो जर्मनी था वो सोवियत संघ के खेमे वाला था, पश्चिमी जो जर्मनी था वो यूएसए के खेमे वाला था। और इस तरीके से जब 9 नवंबर 1989 में इसके बीच में जो ये दीवार बनाई गई थी, इस दीवार को कब गिरा दिया गया? 1989 में। तब मानते हैं कि 9 नवंबर 1989 को जब इसको गिराया गया तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ और जो सोवियत संघ था उसका पतन हुआ 1989 में, जब इस दोनों इसकी जो दीवार है उसको गिरा दिया गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहला जो तात्कालिक कारण उस वक्त रहा वो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की जो कमजोरी थी, जिसमें अर्थव्यवस्था का अवरुद्ध होना, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी होना और एक बड़े जो आबादी थी उसने जो है, जब उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हुई तो उसने जो सोवियत प्रणाली थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियारों व सैन्य साजो सामान पर लगाना। देखिए, जो सोवियत संघ था उसमें क्या हो रहा था कि जो परमाणु हथियार थे वो अधिक से अधिक विकसित करने की एक होड़ सी मची हुई थी। इस वजह से जो अर्थव्यवस्था से जो पैसे आ रहे थे, कहने का मतलब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने परमाणु हथियारों पर खर्च करना शुरू कर दिया, यानी कि बाकी सैन्य साजो सामान पर खर्च करना शुरू कर दिया। जिस वजह से जो आधारभूत जरूरत की चीज़ें थी, जो बुनियादी जरूरत की चीज़ें थी, उस पर सोवियत संघ कम खर्च कर रहा था, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, लोगों की रियायतें कम हो रही थी। तो ये एक बड़ा कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का, जिसके कारण वो परमाणु हथियारों को और अपने हथियारों के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पैसे खर्च कर पाया, लेकिन बाकी क्षेत्र में वो पीछे होता चला गया पश्चिमी यूरोप की तुलना में। औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। देखिए, सोवियत संघ में जो औद्योगिकरण था इसका विरोध किया गया था, और जब औद्योगिकरण का विरोध किया गया तो उस वजह से हमने देखा कि धीरे धीरे ये प्रौद्योगिकी के मामले में भी पीछे होता हुआ चला गया। और इस वजह से हमने देखा कि जो सोवियत संघ चीज़ें बना रहा था उनकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों की तुलना में
काफ़ी जो है घटिया थी या काफ़ी बदतर किस्म की थी, जिस वजह से वो उनकी तुलना में ज़्यादा बेहतर नहीं थी। इस वजह से जो है जो यहाँ के लोग थे उन्होंने सोवियत संघ में उनको मनोवैज्ञानिक धक्का लगा और इस वजह से उन्होंने देखा, इस वजह से ये भी एक बड़ा कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का। इसके बाद अगर हम देखें कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, देखिए 70 सालों तक जो है 70 सालों तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया। तो इस तरीके से जितने भी संसाधन थे सोवियत संघ के अंतर्गत उन सब पर इसका नियंत्रण था, जिस वजह से हमने देखा कि ये बिल्कुल निरंकुश होती हुई चली गई और इसने जो जनता थी उसके प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। अब जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन होने की वजह से हमने देखा कि कोई जो चुनाव थे, चुनाव का विकल्प भी उनके पास नहीं था और इस वजह से जनता के साथ धीरे धीरे इनका जो जनाधार था वो खत्म होता चला गया। और ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आया जब जनता का जो जनाधार कम होता चला गया, तो सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश रहा। इसके बाद हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोर्बाचेव 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। किसकी बात कर रहे हैं? मिखाइल गोर्बाचेव की बात कर रहे हैं। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव कब राष्ट्रपति बने? 1985 में। जैसे ही ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, वैसे ही इन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए सोवियत संघ के अंतर्गत जिससे ये उनकी कोशिश थी कि सोवियत संघ में जो जनता का शासन के प्रति लगाव था, जो जनता अपने आप को जोड़कर नहीं देख पा रही थी, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के जो शासन सत्ता है उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख सकें। इसलिए इन्होंने कुछ बदलाव करने की कोशिश करी, जिससे ये सोवियत संघ को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें दो बड़े सुधार थे। इन्होंने दो बड़े सुधार कौन कौन से किए? पहले तो इन्होंने पेरेस्ट्रोइका को अपनाया। पेरेस्ट्रोइका यानी कि इसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। दूसरा था यहां पे ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। ठीक है। तो गोर्बाचेव ने जो लोगों से वादा किया कि ये सोवियत संघ की जो कार्यप्रणाली है, जो राजनीतिक आर्थिक ढांचा है, उसमें बदलाव करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, उसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे उसे, ज़्यादा लोगों को छूट दी जाएगी, क्योंकि लोग कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल तंग आ चुके थे, क्योंकि उसमें वो बहुत लंबे समय से उस शासन को देख रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं अब वो असहज महसूस कर रहे थे, अपने आप को शासन वर्ग के साथ जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर निरंकुशता हो रही थी। यहाँ पे लोगों की अभिव्यक्ति को सुना नहीं जा रहा था, लोगों की स्वतंत्रता पर, समानता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और शासक वर्ग को कुछ जो उसके पार्टी के दल के जो नेता थे, जो सदस्य थे, उनको जो विशेषाधिकार, आम जनता की तुलना में विशेषाधिकार दिए गए थे। इस वजह से शासक वर्ग के साथ वो अपने आप को जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। तो इसलिए ये सारे बदलाव गोर्बाचेव ने कहा कि हम वहां पर करेंगे सोवियत संघ के अंतर्गत, और उन्होंने पहला काम किया पुनर्निर्माण का। इसके अंतर्गत जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे कमी लाई गई, उदारवादी सुधार करने की कोशिश की गई, जो प्रौद्योगिकी थी और जो औद्योगिकरण का क्षेत्र था उसमें जो है प्रतिस्पर्धा को शुरू किया गया, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे जो है प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, और एक बेहतर व्यवस्था, एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा सके और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये जो वायदे किए उन्होंने, इसमें गति बहुत धीमी थी, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं का जो ज्वार था वो बहुत ज़्यादा था। कहने का मतलब है लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उनकी जो कार्य की गति रही वो बहुत धीमी रहने की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा टकराव उनके साथ बनते रहे, और इस वजह से भी
हमने देखा ये बहुत बड़ा कारण बना है विघटन का। इसके साथ साथ एक और पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक और सुधार किया, ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन। देखिए क्या था कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर लोकतांत्रिक सुधार करेंगे, राजनैतिक रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है लेकर आएंगे। हम प्रेस की जो सेंसरशिप होती है, जो मीडिया थी, मीडिया के जो साधन थे, उनमें हम उस सेंसरशिप को कम करेंगे, लोगों को अपनी बात को पहुंचाने का पूरा मौका देंगे, उनको उनकी नागरिक अधिकार देंगे, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे। यानी कि कुल मिला के वो लोकतांत्रिक सुधार करना चाहते थे, यानी कि अर्थव्यवस्था में वो खुलापन लेकर आना चाहते थे, अर्थव्यवस्था को खोलना चाहते थे, मुक्त बाजार व्यवस्था को लेकर आना चाहते थे। और इस तरीके से हमने देखा कि जो उन्हीं की पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के भी एक ग्रुप जो है उनका विरोध करने लगा, और ये विरोध एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एक ग्रुप उनके खिलाफ आंदोलन करने लगा। लेकिन हमने देखा कि उस वक्त जो बोरिस येल्त्सिन थे वो भी लोकतांत्रिक सुधारों के पक्षधर थे, और उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का बचाव किया, जिस वजह से जो ये विद्रोह किया जा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, जो मूवमेंट किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, वो असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप ही हमने देखा कि जो बोरिस येल्त्सिन थे वो जब सोवियत संघ विखंडित हो गया, विभाजित हो गया 1991 में, तो 1991 में यानी कि सोवियत संघ के विघटित होने के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। याद रखिएगा कौन है, बोरिस येल्त्सिन। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार की प्रक्रिया रही, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रही सोवियत संघ के विघटन का। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। देखिए सोवियत संघ का की जो सीमा थी वो बहुत विस्तृत थी, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ऐसी स्थिति में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती सोवियत संघ के लिए भी था। हमने देखा समय समय पर ये माना जाता है कि सोवियत संघ के जन्म से ही हमने देखा कि उसके जो गणराज्य थे उनमें राष्ट्रवादी और जो संप्रभुता को लेकर भावनाएं थी वो जागृत हो रही थी। संप्रभुता का मतलब है, संप्रभुता मतलब यहाँ पे बात की जा रही है सॉवरेनिटी की, यानी कि जहाँ पे अपनी तरीके से फैसले लेने की जो चॉइस है उनको मिलनी चाहिए, अपने डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल। नेशनलिटी की, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी, हर गणराज्य की अपनी एक पहचान थी, तो वो चाहते थे कि हमारी एक राजनीतिक पहचान हो और हमारी सांस्कृतिक जो राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक पहचान हो। तो उस आधार पे हमने देखा कि अलग अलग जो गणराज्य थे, हमने रूस देखा, हमने जॉर्जिया देखा, यूक्रेन देखा, तो ऐसे एस्टोनिया, लातविया देखा, है ना। और ये जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, ये बाल्टिक गणराज्य तीन ही, ध्यान रखिए, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। लेकिन रूस और जॉर्जिया और यूक्रेन में भी राष्ट्रवादी और जो राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। और इस वजह से जब अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के आंदोलन हुए तो सोवियत संघ अपने आप में कमजोर होता चला गया, और ये उसके विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। तो इस तरीके से हमने अभी देखा सोवियत संघ के विघटन का कारण। अब हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के बारे में। चलिए बात करते हैं अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के बारे में। देखिए आखिर हमने देखा कि सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हो गया, और इसी के साथ दो महाशक्तियों के बीच चला आ रहा जो शीत युद्ध का दौर था उसकी भी समाप्ति हुई। यानी कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विघटित हो गया, यानी कि इसके जो 15 गणराज्य थे वो अलग हो गए, और इन अलग होकर इन सभी ने अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल यानी कि एक राष्ट्रमंडल, जिसे हमने कहा CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो बर्लिन की दीवार थी, जैसे ही वो टूट गई थी 1989 में, तो वहाँ से जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया था, और
जो साम्यवाद था उसका पतन शुरू हुआ था वहाँ से। तो धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कारण हमारे सामने उभरे जो हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सोवियत संघ के विघटन के रिजल्ट्स क्या सामने आए। तो पहला जो रिजल्ट सामने उभर कर आया, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उसके बाद से हमने देखा कि पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभरी, जिसमें एक तरफ थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, यानी कि एक तरफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए पूरी दुनिया में अपना प्रसार कर रहे थे। और इस दौरान ही इन दोनों के बीच में शुरू होता है कोल्ड वॉर, जिसे कहा गया शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य क्या होता है, जब परस्पर जो संघर्ष है उसके कारण घृणा और हिंसा होती है, यानी कि परस्पर जो संघर्ष होता है उन दोनों के बीच में विचारों को लेकर। यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वो विचारधारात्मक युद्ध है, यानी कि दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? विचारों के टकराव के कारण पैदा हो रही है। यहाँ पे कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं है। पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल वायलेंसन शुरू हो चुका है, दोनों तरफ से हथियार उठाकर युद्ध हो रहा है। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन ये परस्पर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में परस्पर घृणा द्वेष के कारण जो पैदा हुई परिस्थितियां होती हैं, उनके कारण जो संघर्ष की स्थिति होती है। दरअसल ये जो घृणा और द्वेष क्यों हो रहा है? विचारों के लिए। दोनों में अपने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों की लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में। एक तरफ जो यूएसए था, इसकी अपनी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी पूंजीवादी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिज्म। और उसके साथ साथ इसकी उदारवादी, लिबरल, उसके बाद उसके साथ साथ लोकतांत्रिक, यानी कि सीएलडी कहा मैंने इसको, यानी कि कैपिटलिज्म, लिबरल एंड डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, उदारवादी इसकी विचारधारा थी यूएसए की। जबकि यूएसएसआर समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्था, इस सिद्धांत को अपनाने वाला जो है देश था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों के बीच में संघर्ष पैदा हुआ, और उस संघर्ष की जो स्थिति थी, जिसमें इन्होंने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ घृणा का भाव रखा, एक दूसरे के खिलाफ द्वेष का भाव रखा, एक दूसरे के खिलाफ जो है कुप्रचार किया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच परस्पर संघर्ष की स्थिति तक पैदा हुई। और इस वजह से दोनों के बीच में परस्पर क्या हुआ कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई, है ना। हथियारों की होड़ शुरू हुई, हथियारों की होड़ में वृद्धि होने लगी, परमाणु हथियारों को विकसित करने की होड़ में वृद्धि हुई, कई तरीके के जो है सैन्य संधि संगठन बनने लगे। और इसी दौरान मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्होंने संगठन क्या बनाए, 3 संगठन जो है सैन्य जो है संगठनों पर इन्होंने संधियाँ बनाई। जो यूएसए था, यूएसए ने एक तो सीटो बना लिया, सीटो, और दूसरा बना लिया सेंटो, और सबसे इंपॉर्टेंट नेटो बनाया इसने। सबसे इंपॉर्टेंट जो सैन्य संधि संगठन था वो नेटो था। जैसे अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो है युद्ध चल रहा करंट में, रिसेंट में, तो यूक्रेन ने कहा कि मैं जो है नेटो में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन रूस नहीं चाहता है, जबकि कभी रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत गणराज्य का एक बहुत अहम हिस्सा थे। तो 1949 में किसने यूएसए वाला जो खेमा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले जो खेमा था, उसने क्या किया, नेटो बनाया, नेटो संधि संगठन करा, और एक सीटो बनाया जो कि 1954 में बनाया गया था, और सेंटो बनाया इन्होंने 1955 में। इसे बगदाद एक्ट भी कहते हैं, बाद में इसको सेंटो नाम दिया। ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। तो ये जो दौर था, इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही, बताने की कोशिश की जा रही कि किस तरीके से इन्होंने तमाम तरह के सैन्य संगठन बनाए थे अपने जो पावर्स थी उसको दिखाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसने बनाया था वारसा पैक्ट। इसने क्या बनाया था, वारसा पैक्ट,
जो कि 1955 में बनाया था। ये पूर्वी यूरोप के देशों का एक संधि संगठन था। तो कुल मिला के जो शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई, ये रिजल्ट निकल कर आया सोवियत संघ के विघटन के बाद। यानी कि पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी और समाजवाद के बीच जो विचार की जो लड़ाई थी, यानी कि उसमें जो संघर्ष पैदा हुआ था इन विचारों को लेकर, वो शीत युद्ध का जो दौर था वो खत्म हुआ। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था, और दूसरा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, शांति की स्थापना की बात की। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात पर जोर दिया गया। यानी कि यहाँ पे लड़ाई खत्म, यहाँ पे संघर्ष खत्म, यहाँ पे हथियारों की होड़ को खत्म करने की बात की गई और पूरी दुनिया में शांति की स्थापित करने की बात की गई। इसके बाद आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। देखिए, जब पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां थी और सोवियत संघ विघटित हो गया 25 दिसंबर 1991 को, तो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यह बात थी कि भाई या तो सिर्फ एक महाशक्ति होगी, एक ध्रुवीय विश्व होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी समूह होंगे, कई सारे समूह मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, या फिर अलग अलग समूह होंगे पूरे विश्व में। तो ये बात की कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की। तो ये जो दोनों पॉइंट पे बात हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति के संबंध में बदलाव में, कि पहले या तो एक ध्रुवीय विश्व होगा या तो फिर बहुध्रुवीय विश्व होगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर पूरी दुनिया में एक महाशक्ति स्थापित होगी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में बदल गई। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पूरी दुनिया किस में चली गई, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर शक्ति का सिर्फ एक केंद्र स्थापित हुआ। तो ये अनदर रिजल्ट निकल कर आया। तीसरा सबसे जो बड़ा प्रभाव हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बार बार आपको बताया है कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर व्यक्ति को विकास का आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत निजी संपत्ति की छूट दी जाती है, उसे राज्य के नियंत्रण से बाहर रखा जाता है। इसमें जो है मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया जाता है, प्रतिस्पर्धा को अपनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ चला गया, क्योंकि अब साम्यवादी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। जो यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। इसे हमने कैसे देखा, क्योंकि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी जो बड़ी संस्थाएं थी, इन्होंने जो है उन देशों को जिन्होंने अपने लोकतंत्र को अपनाया था, पूंजीवाद को अपनाया था, उसके लिए उनको ऋण दिया था। इसलिए इसका प्रभाव बढ़ता हुआ चला गया और धीरे धीरे हमने देखा कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ता हुआ चला गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो अगला जो परिणाम सामने निकल कर आया वो था नए स्वतंत्र देशों का उदय। देखिए, सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 1917 में रूस में जो जारशाही थी, उसके जो स्वेच्छाचारी शासन था, उसके खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को करने के लिए बोल्शेविक क्रांति की गई थी। और उस 1917 में ही हमने देखा सोवियत संघ अस्तित्व में आया था और वो 1991 यानी कि 25 दिसंबर को खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पतन हो गया उसका। और इस तरीके से जो सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे वो टूटकर उन्होंने एक अलग अपने लिए स्वतंत्र देश बनाया, यानी कि वो अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो उन्होंने बनाया CIS, जिसे कहा गया CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल या स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या फिर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है कई बार, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये कब बना, 1991 में। ये कब बना, 1991 में, जब सोवियत संघ विघटित हुआ। तो कौन कौन से इसमें जो है नए देश बने, एक तो रूस बन गया, यूक्रेन बन गया, बेलारूस बन गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, आर्मेनिया, मालदोवा, लातविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये 15 गणराज्य अलग होके इन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल तैयार कर लिया।
ये सोवियत संघ के विघटन का एक अलग परिणाम रहा। इसके बाद हमने देखा कि जो खनिज तेल भंडार थे उस पर भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा। देखिए धीरे धीरे हमने देखा कि जो अमेरिका थी, क्योंकि पूरी दुनिया में अब क्या थी, सिर्फ एक महाशक्ति थी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो हर एक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाते जा रहा था। कैपिटलिज्म में उसने जो है इम्पैक्ट डाला था, पूंजीवादी जो उसकी विचारधारा थी वो बढ़ती चली गई, उसकी लोकतांत्रिक विचारधारा बढ़ती चली गई, उदारवादी व्यवस्था उसकी बढ़ती हुई चली गई, दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि अब तो ये माना जाने लगा था कि जो राजनैतिक रूप में जो लोकतंत्र है, राजनीतिक रूप में अगर आप देखते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सबसे अच्छी सर्वोत्कृष्ट प्रणाली मानी जाने लगी। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छी प्रणाली माना जाने लगा। राजनीतिक जीवन की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक पूंजीवादी प्रणाली को माना जाने लगा। खनिज तेल भंडारों पर यानी कि मध्य पूर्व के जितने तेल भंडार थे उन पर धीरे 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 अमेरिका ने प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका कोई मुकाबला करने वाला पूरी दुनिया में नहीं था। इसके साथ साथ हमने देखा कि सोवियत संघ के विघटन का एक और रिजल्ट सामने उभर कर आया था, वो था हिंसक अलगाववादी आंदोलन। देखिए जो रूस है, रूस के दो गणराज्य थे, रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान। इसके साथ साथ जो जॉर्जिया है और भी जो कई सारे इसके जो गणराज्य थे उनमें लगातार अलग होने के बाद भी हिंसक आंदोलन होने लगे, क्योंकि वे उनके कई सारे क्षेत्रों में क्या हो रहा था, अपने लिए ज़्यादा आज़ादी की मांग की जा रही थी, ज़्यादा आज़ादी की स्वीकार्यता की मांग हो रही थी, डिमांड हो रही थी, अलग होने की बात हो रही थी। इस वजह से जो रूस है उसने चेचन्या और दागिस्तान दोनों को ही जो है यहाँ पे भारी गोली बारी यहाँ पे करी, गोला बारूद का उपयोग करा और रोकने की कोशिश करी, यानी कि उसको अलग होने से इन दोनों गणराज्यों को। और इस तरीके से हमने देखा कई सारे मानवाधिकारों का भी उल्लंघन यहाँ पे किया गया। तो ये कई सारे हिंसक अलगाववादी आंदोलन वहाँ की शासन सत्ता के रवैये को लेकर हो रहे थे, उनके आर्थिक विकास के मॉडल को लेकर हो रहे थे, वहाँ पर उनके जो पहचान आइडेंटिटी थी उनको उसको लेकर हो रहे थे, उनकी सांस्कृतिक विरासत को लेकर हो रहे थे। कई सारे उनके अहम जो है फैक्ट्स थे जिसकी वजह से हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। तो ये सारे रिजल्ट सामने उभर कर आए। किसी युद्ध के दौर की समाप्ति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि, नए स्वतंत्र देशों का उदय, खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना, हिंसक अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ होना। तो इस तरीके से हमने देखा सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाला है टॉपिक वो है शॉक थेरेपी के बारे में।